ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। देखो, जो आपका जो HTML रहता है, HTML किसके लिए यूज होता है? HTML जो आपका कोड होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर बनाने का, वेबसाइट का। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि आप जो पेज आप बनाए हो, ठीक है, वो कैसा दिखेगा उसमें, जैसे टेक्स्ट क्या रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, यही सब लिखते हैं ना। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है, टाइटल, हेड, बॉडी, है कि नहीं? हेड टैग पहले लगाते हैं, तो ऐसे लिख के वो करते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर वो सब आपका डिटेल लिखते हैं। फिर आपको टेबल बनाना है, ठीक है, तो सारा डिटेल इसमें रहता है। लेकिन ये एक इसका पार्ट है ना, HTML, ये फ्रंट एंड बनता है। इसे क्या बनता है? फ्रंट एंड। इसे आप क्या बनाओगे? फ्रंट एंड बनाओगे। अब अब फ्रंट एंड बनाओगे तो फ्रंट एंड जैसे आपका अब ये हुआ कि एग्जांपल कौन सा है, तो जैसे क्रोम पे अगर हम लोग जाएं और एक मान लो वेबसाइट खोलते हैं, ये वाला फिनो ऐप, तो इसमें इसमें क्या है कि देखो, ये ना फ्रंट एंड ये दिख रहा है। अब ये फ्रंट एंड जो दिख रहा है ये किसमें बना है? HTML में बना है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, कलर डिजाइन करने के लिए इसका क्या लगा दिया गया है? बूट स्ट्रैप। ठीक है, तो आपका जो, एक मिनट, हाँ मैं डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ इसका। हम्म, ठीक है, अब देखो जैसे ना ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको HTML का उसका डिटेल दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर नीचे करें हम लोग, तो ये दिख रहा है आपको HTML कोड इसका। ये दिखा रहा है ना कि पेज, अगर आप जाओगे तो पेज देखो कैसे इसका बना है। अब ये थोड़ा एंगुलर पे बना है प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें यूज तो वही हुआ है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही हुआ है। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो मतलब HTML आपका यूज होता है फ्रंट एंड बनाने के लिए, ठीक है। अब रहा सवाल कि XML जो आप कर रहे हो उसमें नेक्स्ट लाइन कैसे आएगा। तो XML एक्चुअली आप जो कर रही थी ना अभी, आप स्प्रिंग स्प्रिंग जब आपने पढ़ा, आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ा, अभी तक बूट में नहीं हम लोग आए थे। अभी आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो पढ़ा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है कि एक एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि ये मतलब आपको वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो उस अब ये कैसे, अब ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या है ना, XML बेस रहता है। अब XML अलग हो गया और HTML अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसका नाम है ना ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ। हाँ, ठीक है, ये फुल फॉर्म पे नहीं जाता है, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो देखो, HTML अलग हो गया, XML अलग हो गया। अब XML में क्या है कि XML में आप जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ना आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। अब XML में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसको ना इजी होता है ना थोड़ा समझना, ठीक है।
एक्सएमएल क्या है, थोड़ा सा इसको कैसा बनाया गया है, एचटीएमएल की तरह ही बनाया गया है। तो जैसे हम लोग लिख रहे थे क्या क्या लिख रहे थे, प्रॉपर्टी टैग लगा रहे थे, तो ऐसे, तो ऐसे प्रॉपर्टी टैग लग जा रहा था। तो ये क्या है, थोड़ा सा आसान लग रहा है, नहीं थोड़ा सा फेमिलियर है, अगर जिसको एचटीएमएल आ रहा होगा तो उसको ये थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं। तो इसलिए है। अब दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि आप एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ना करके आप एनोटेशन बेस करो, ऐसे लिख के, जैसे मान लो ऐसे लिखा है, रेस्ट कंट्रोलर। अब ये क्या है, ये एनोटेशन बेस है, इसको एनोटेशन बोलते हैं। तो ये आपका अभी हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, ये कोडिंग के लिए यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे ना कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एक्सएमएल प्रॉपर्टी लिख रहे थे, है कि नहीं। उसमें आप जाके लिख रहे थे कि मैं प्रॉपर्टी मतलब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूंगा कि सेटर इंजेक्शन करूंगा, आप ऐसे बता रहे थे आईओसी कंटेनर को। और आईओसी कंटेनर क्या कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग देख के आपका स्कैन करके एक्सएमएल फाइल को, और वो क्या कर रहा था, इंजेक्शन कर रहा था। कंस्ट्रक्टर रहता था तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर रहता था तो सेटर इंजेक्शन। ठीक है। तो इसमें ये पहली चीज तो कोई फ्रंट एंड बनाने के लिए है ही नहीं। तो इसमें लाइन लेके करना क्या है। अब लाइन अगर लाना है तो लाइन कैसे आ जाता था, याद करो, आप एसटीएस में ऐसे हो, ऐसे आपने टैग लगाया, और ऐसे आके मान लो कर्सर यहाँ पे आके इसके बीच में लिखना, ऐसे इंटर कर दो, आ गया लाइन। फिर इसके अंदर जो टैग लगाना रहता था वो लगाते थे, वैल्यू टैग लगाते थे, नहीं। ठीक है ना। तो इससे कोई फ्रंट एंड नहीं बनेगा, इससे कोई फ्रंट एंड नहीं बनेगा। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो इसका, एक्सएमएल का। ठीक है। और एचटीएमएल, नहीं सर, हम्म, हॉरिजॉन्टल दिख रहे थे ना, तो फिर आउटपुट भी हॉरिजॉन्टल आ रहा था, मुझे ना आउटपुट वर्टिकल में चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ठीक है, आप एक बार फ्रंट एंड शेयर करो, एक बार मुझे दिखाओ, आप कहना क्या चाह रहे हो। आप दिखाओ क्या आपका हॉरिजॉन्टल और फ्रंट वो आ रहा था, एक बार हम देख लें। ठीक है, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं। ठीक है, आप क्या कहना, अच्छा क्या कहना चाह रही हो कि हॉरिजॉन्टल और वो आ रहा था। सर ये हॉरिजॉन्टल है ना, अच्छा अच्छा, इसका आउटपुट का तो बात कर रही ये, हो। आउट हाँ आउटपुट ये एक्सएमएल के बेस पे नहीं है ना, ये आउटपुट आपका कहाँ पर आ रहा है, आपने जहाँ पे ये प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होगा, आप वहाँ पे जाओ, कहाँ पे कहते हैं आप, इम्प्लॉय का जो आपने पोजो क्लास बनाया है वहाँ पे जाओ। इम्प्लॉय का जो आपने पोजो क्लास बनाया है वहाँ पे जाओ। हाँ, ओपन करिए। नीचे ये देखिए कहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा है, नहीं लिखा होगा, लेकिन टू स्ट्रिंग मेथड लिखा है ना। अब यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा हम्म है, यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग एक। तो आपने ना स्ट्रिंग को एक ही लाइन में रिटर्न किया है। ठीक है। हाँ तो इसलिए हो रहा है, आपको नहीं तो क्या हम्म, करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, /n/n। अब जैसे सी में कैसे चलता था, सी में /n चलता था, अभी आपका जावा में हाँ कैसे चलता है, एक मिनट देख लेते हैं। न्यू लाइन इन स्ट्रिंग इन जावा। न्यू लाइन, ठीक है। एक मिनट में सर्च कर रहा हूँ, स्ट्रिंग आई वांट कॉन्कैटिनेट न्यू लाइन।
ठीक है, एक मिनट। हाँ, मैं एक मिनट अभी बताता हूँ आपको। मैं खोल लेता हूँ आपका प्रोजेक्ट जो था। कौन सा था? स्टूडेंट 80। आप ये कहना चाह रही थी? हाँ, आपको आउटपुट वैसे देखना है हॉरिजेंटल को वर्टिकल, ओ सॉरी, वर्टिकल देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या करना था यहाँ पे, मैं वही बोला ना, स्लैश एन कंकैटिनेट कर दो आप। देख लो आप, ऐसे था, दिख रहा है ना? हाँ सर, मतलब सी, जैसे सी लैंग्वेज में करते हैं हाँ, सेम सी वैसे ही लैंग्वेज है। जैसे करते हैं, तो आपको लास्ट में क्या लगाना है? स्लैश एन, जहाँ जहाँ आपको चाहिए स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन, और उसके बाद कंकैटिनेट कर दीजिए। फिर मान लीजिए ये भी प्रिंट करना है आपको, तो रोल नंबर ऐसे करके यहाँ तक प्रिंट करा लीजिए। और फिर आप यहाँ पे कंकैटिनेट कर लीजिए, किसको आप वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, वो कर लीजिए। इसके बाद आपको न्यू लाइन चाहिए, तो फिर कंकैटिनेट करके न्यू लाइन कंकैटिनेट कर लीजिए, ऐसे। समझ आया? हाँ सर। तो ठीक है, ये आप कोड आप वहीं पे अगर ये लाइन अगर आप लिख दोगे तो हो जाएगा। एक मिनट, मैंने रन किया तो मेरा एरर आया प्रोग्राम में। क्यों आया एरर? अब मे बी हम लोगों ने कुछ चेंज किया होगा उस दिन। इनवैलिड, क्या आया? इनवैलिड, इनवैलिड एक्सएमएल आया होगा मे बी। यहाँ पे है, एड्रेस यहाँ पे है। अच्छा, ये वाला था ना। अच्छा, एक्सएमएल प्रो, एक्सएमएल इज इनवैलिड। अच्छा, पैकेज के अंदर डाल देता हूँ।
पार्सिंग एक्सएमएल पाथ स्टैंडर्ड एक्सएमएल। एक्सएमएल पाथ खोलते हैं पहले। अच्छा, ये पूरा हम लोग ने उस दिन एक्सएमएल फाइल चेंज ही कर दिया था। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट लगाना नहीं सिखाया था नहीं इसमें। एक्सएमएल फाइल में अगर कुछ लिखना है, यहाँ पे देखो ये एक्सएमएल हम लोग का गलत है ना, तो ऐसे इसको सेलेक्ट कर लो। आप अगर ये वन लाइन लगाना चाह रहे हो तो ऐसे यहाँ पे शिफ्ट के साथ हैश दबा दो। कमेंट वन लाइन। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट एक्सएमएल जावा। ठीक है, तब तक वो हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट लग जाता है। सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दो, सेव कर दो, मल्टी लाइन कमेंट लग गया। ठीक है, कंट्रोल ये अपना क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ये कौन सा कमेंट हो गया, सॉरी, इसके अंदर ही लिखना है ना। मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लगेगा, ऐसे लगता है इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में आप कुछ भी लिखो, ये था मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और कहाँ पे था, और कहाँ पे था, और कहीं पे चेंज किए थे हम लोग ने। यहाँ पे क्या रह दे रहा है, इस तरह नहीं लग रहा है। सेव करते हैं, और हटा के ऐसे सेव कर देता हूँ। उस दिन एक्सएमएल में हम लोगों ने बहुत काफ़ी चेंजेस किया था नहीं कुछ। अब वो पूरा सही करना पड़ेगा, तो एक हाँ सर। मिनट। सबसे पहले हम लोग नीचे और कहीं पे लिखा गया है? अच्छा देखो यहाँ पे है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लगा दिया कमेंट। और कहाँ पे है, और कहीं पे है। बीन्स टैग है, क्लोज, ये हो गया, ये हो गया। इधर चलाते हैं।
पहले डिबग कर रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे ही एरर आएगा तो ऐसे डिबग करना है। पहले तो देखें एक्सएमएल रीड करे, देखो एक्सएमएल रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा एक्सएमएल रीड ही नहीं हो रहा है वहां तक। तो सबसे पहले हम लोग एक्सएमएल को पहले देखते हैं रीड कर ले वो। अच्छा, कमेंट मैंने अगर किया तो कहाँ तक, यहाँ तक करना था, ये पूरा करना है। अभी क्या बोला, क्लास पाथ रिसोर्सेस कॉम डॉट ए। ठीक है, हम लोग इसके पैरेलल करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से तो ये करते हैं, इंटर स्टूडेंट। उस दिन इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत काफ़ी चेंज कर दिया था नहीं। अब वो कहीं ना कहीं से तो एरर आ रहा है, एक मिनट, हाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नया स्कीमा ही लगाना पड़ेगा, एक मिनट। देखो वैसे ही है, जब एरर आएगा तो आपको करना पड़ेगा ना वो, लगाना तो पड़ेगा आपको पहले। एक काम करते हैं, पहले इसका ना बैकअप रख लेते हैं फाइल का। हम्म, कौन सा था, ये था ना एक्सएमएल फाइल। उठाओ इसको और नोटपैड में डाल दो। ठीक है, अब इसको सब हटाते हैं, साफ करते हैं एकदम।
LSTS डिलीट। ये मैं सब डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब करना ही है तो थोड़ा कर देते हैं। पहले प्रोग्राम जितना है उतना तो चलना चाहिए। एक एक चीज डिबग करते हैं पहले, ये सब कमेंट करते हैं पहले। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ पहले ठीक है, एक एक चीज सही करते हैं, है ना आज टाइम। 10 मिनट ले लेते हैं इसमें। आज लास्ट क्लास है तो आज जितना है उतना सीख लो। ठीक है, ये तो चल गया। फाइल, एक्सएमएल फाइल, अदर एक्सएमएल। ओके, हम लोग ने फाइल नहीं सेलेक्ट किया था क्या। राइट क्लिक, न्यू फाइल, एक्सएमएल। ठीक है, हो गया। वो फाइल में कुछ गड़बड़ था, ठीक है। कुछ ऐसा घबराने वाली चीज़ें नहीं थी। बट यही है, प्रोग्राम ऐसे ही है। एक बार अगर चेंज हो गया तो आपको करना पड़ेगा उसको। रिप्लेस ऑल कर देता हूँ मैं।
यहाँ से उठा के बिन टैग तक, ठीक है। यहाँ से उठा के हम लोग क्या करते हैं, X1 में लगा देते हैं। पूरा ये बिन हटाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। और अनकमेंट कैसे करना है, जहाँ तक अनकमेंट हुआ है उतना पूरा सेलेक्ट कर लो आप, फिर से कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दो, अनकमेंट हो जाएगा। जिससे कमेंट कर रहे हो उसी को दबाओगे, फिर से अनकमेंट हो जाएगा कोड। ठीक है, अब जैसे जहाँ जहाँ है ना उसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, कमेंट कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे है तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। और कहीं पे है। जैसे यहाँ पे है, देखो। अब ऐसे थोड़ा होगा, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा ना, ऐसे कमेंट करना पड़ेगा। तो सब कमेंट करके फिर करना आप लोग। देखो अभी यहाँ पे नीचे एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है। इस बीन में भी कुछ गड़बड़ है तो। अच्छा, दो दो बार बीन्स लिखा है, तो एक हटाओ। ठीक है, ऐसे डिबग कर लोगे ना कोड जब एरर आएगा तो। ठीक है। और क्या है, और कुछ है। ठीक है, चलो एक बार चलाते हैं, कहीं और एरर होगा तो देखते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हो जाएगा। एक मिनट, हाँ। एक चीज मैं देख लेता हूँ अनकमेंट के लिए। जब कुछ ना आए ना तो इसे सर्च कर लिया करो, ठीक है। कमेंट शॉर्टकट की इन STS। क्या बोल रहा है, सिंगल लाइन कमेंट ए है, कंट्रोल शिफ्ट ए है, रिमूव ऑल कंट्रोल शिफ्ट प्लस और बैक स्लैश। ठीक है। ठीक है, कमेंट के लिए ये था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो पूरा मल्टी लाइन कमेंट लग जाएगा, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। और अनकमेंट करना है पूरा कोड तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। अनकमेंट हो जाएगा पूरा। कमेंट जान रहे हो ना क्यों लिखते हैं, कमेंट में क्यों करते हैं, क्योंकि कमेंट में कुछ मैसेज वैसेज लिखना है, लेकिन वो क्या करे, हमारा कोड कोड को यूज ना करे हमारा, ठीक है। जस्ट मैसेज के लिए लिखते हैं कि कोई भी अगर हम मान लो कोड लिखोगे तो किस लिए किए हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे ना कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एड्रेस वन ऑब्जेक्ट फेच कर रहे हो, तो सिंगल लाइन कमेंट तो इसे ही फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो बार तो सिंगल लाइन कमेंट आ गया। तो ऐसे लिखोगे ना, मैसेज क्रिएटिंग, नहीं, क्रिएट एड्रेस ऑब्जेक्ट, ऐसे समझने के लिए तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो एक बार प्रिंट करते हैं। ठीक है, अभी कहाँ एरर आया, कह रहा है कि ऑलरेडी यूज्ड है। ओके, क्या बोला है, कॉन्फ़िगरेशन बीन नेम स्टूडेंट टू इज ऑलरेडी यूज्ड इन बीन एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट टू का कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्सएमएल में आ जाते हैं। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी यूज्ड हो रहा है, तो हम लोग सर्च करते हैं स्टूडेंट टू, ये रहा। और सर्च करो कहीं और भी हो रहा है क्या। अच्छा, ऊपर भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो हर एक जगह पे ही यूज हो रहा है। तो इसको चेंज करते हैं हम, स्टूडेंट 6 कर देते हैं। और कहाँ पे हो रहा है, स्टूडेंट 4 कर दे रहे हैं। और कहीं पे हो रहा है,
नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसको स्टूडेंट टू कर देते हैं। अब ये पूरा कोड में चेंज करना पड़ा मुझे आके, क्योंकि उस दिन तो मैंने पढ़ाया आप लोग को, रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बताया था। अच्छा अब क्या बता रहा है? अच्छा एड्रेस वन, ठीक है, देखो एड्रेस वन का भी बोल रहा है, हो ही रहा है। तो ऐसे कोड चेंज हो जाएगा ना आप लोग से? घबराने की बात नहीं है, कर सकते हैं उतना उतना। अभी ऐसा, अब टॉपिक वो आपने पूछ दिया है तो बताना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर आगे। ठीक है करते हैं, देखते हैं। एड्रेस फाइव, कहीं पर एड्रेस वन और यूज हो रहा है? सारे कोड में ही लिखा है। एक काम करते हैं ना, बिन हटा ही देते हैं सब, फायदा तो है कुछ नहीं। जब समझना तो दो चार चीज ही रखते हैं। स्टूडेंट थ्री बनाया है, और क्या क्या है, यहाँ पे भी स्टूडेंट सिक्स बनाया है, तो ये सब हटा देता हूँ मैं, एकदम सिंपल रखता हूँ। स्टूडेंट थ्री क्या किया इसने, स्टूडेंट वन का बिन बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट थ्री का बिन बनाया है, ठीक है, बस प्रिंट ही तो कराना था हम लोग को। हम लोग को किसका चाहिए, स्टूडेंट थ्री का ऑब्जेक्ट, और सॉरी 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 सॉरी, एड्रेस। क्या होगा, हैंग हो गया, इसको भी कमेंट करता हूँ। स्टूडेंट थ्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बस। ठीक है, अभी एक क्यों एरर दिया? ये अच्छा, स्टूडेंट थ्री बोला है नॉट अवेलेबल। ओके, ऐसा है क्या? स्टूडेंट थ्री था नहीं है तो स्टूडेंट थ्री, अच्छा स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे क्या कौन सा लेटर में था, कैपिटल में था, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना, ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे था, देखो अभी आ रहा ना? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं, यहाँ पे आपको भी मैं ही बोल रहा था कि मैंने इसका कोड एक कमेंट कर दिया था, आपको न्यू लाइन प्रिंट करना है तो स्लैश एन लगा दो। अच्छा पहले भी चाहिए तो एक बार यहाँ पे भी स्लैश एन लगा लो, ऐसे करके। अभी देखो ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट रो डिटेल एक ही में आया है, तो इसको सेव करके एक बार रन कर रहे हैं हम लोग फिर से। आ गया? ठीक है। हाँ, तो आप लोग ऐसे कर लोगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको ये कंकैटिनेट करना है, स्लैश जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए तो स्लैश एन करना है, स्ट्रिंग के अंदर आपको चाहिए तो। और बाद में आप क्या करो, कोड को कंकैटिनेट कर लो। इतने के लिए हम लोग का कितना मिनट चला गया? 30 मिनट चला गया, क्योंकि एक एक फाइल जाके खोज खोज को तो चेंज करना था हम लोग को। ठीक है ना? अब किसी का डाउट नहीं है ना? तो इसको मैं बंद करूं? हाँ, कोई बोल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में सीधे हम लोग देखेंगे रेस्ट एपीआई बनाना। तो एक चीज मैं आप लोग को बता रहा था कि, चलो ठीक है, मैं जो चीज बताना चाह रहा था वो बता दे रहा हूँ अभी। कि देखो स्प्रिंग में एक तो एक्सएमएल बेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, या फिर एक एनोटेशन। अब एनोटेशन लिखने से फायदा ये है कि आप ना एक्सएमएल में कितना बड़ा कोड लिख रहे थे, है कि नहीं? आप पूरा वन बाय वन ऐसे एक्सएमएल में जाके बीन बना रहे हो और ये सब कर रहे हो, उससे अच्छा है आप क्या करो, एक एनोटेशन लिख दो। तो जिसको अगर आपको बताना है किसको, आईओसी कंटेनर को, कि ये मेरा कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट मतलब इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, अभी आईओसी कंटेनर।
आईओसी कंटेनर को याद है ना, मैंने क्या पढ़ाया था कि आईओसी कंटेनर कब बनाता है, आईओसी कंटेनर कब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा आपका, जब आप उसको बताओगे, क्या क्या बताओगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि एक तो आप एक्सएमएल बता दो, नहीं, उसको कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन दो, एक्सएमएल बताओ, एक्सएमएल फाइल में आप लिख दो कि आप कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन करोगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई यूज करोगे, सेटर होता है या फिर कौन सा था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू था, नहीं, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ता था। अब ये सब बताने के जगह पे आप डायरेक्ट अगर एट द रेट कंपोनेंट लिख दोगे ना, तो ये सब एक्सएमएल बेस्ड एनोटेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, अब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये कितना है, ये देखो, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये कितना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट से बोल रहे हैं कि तुम क्या एक्सएमएल फाइल रीड करो, फिर उसका हम लोग को क्या दो, ऑब्जेक्ट निकाल के दो, है कि नहीं। कितना प्रॉब्लम है ये सब, इतना इतना लाइन, 4 लाइन 5 लाइन लिखना हाँ पड़ सर। रहा है। तो अभी हम लोग को कुछ नहीं कहना है, अभी हम लोग को सीधे एनोटेशन से कैसे करेंगे, जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट S1, और ऐसे लिखूंगा, और ऊपर लिख दूंगा ऑटो वायर, ऑटो वायर्ड। ठीक है, एक कैपिटल हो जाएगा, अभी वो मैंने डिपेंड वो लगाया नहीं है, इसलिए वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑटो वायर ऐसे लिखोगे, बताओ, बस हो गया, ये इतना लाइन ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वाला लाइन, ये सब, ये खत्म। तो टाइम बच गया कि नहीं बच गया, बहुत सारा टाइम बच गया ना वो करने में, समझ आ रहा है। हाँ तो तो देखो, ये दो दो तरीका से आपको पता चल गया कि दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक तो पहला तरीका है एक्सएमएल बेस, या फिर एक तरीका है एनोटेशन बेस। तो अभी हम लोग रेस्ट एपीआई जो बनाना सीखेंगे, तो हम लोग किससे सीखेंगे, एनोटेशन बेस से। अच्छा, अब ये आया कि स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग बूट क्यों आया, ये सवाल आना चाहिए ना, स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग बूट क्यों आया। स्प्रिंग में क्या प्रॉब्लम था कि स्प्रिंग स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क था मेरा, उसमें ना सर्वर मुझे इंस्टॉल करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, सर्वर को लगाना पड़ता था मैनुअली। खुद से मुझे मान लो वेब एप्लीकेशन बनाना है, अगर वेब एप्लीकेशन लेके वेबसाइट अगर डिजाइन करना था, तो मुझे क्या करना पड़ता कि सबसे पहले एक अपना टॉमकैट टॉमकैट का सर्वर लगाना पड़ता, फिर उसके बाद मैं उस पे जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाता, फिर वो रन हो पाता। ठीक है, तो मेरा स्प्रिंग बूट आया, तो उसने क्या किया, स्प्रिंग बूट ने बोला कि ठीक है कुछ मत करो, आप एक काम करो, मैं आपको जो वेब सर्वर है, जो आपका टॉमकैट है, मैं आपको इनबिल्ड दे देता हूँ, इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। मान लो जिस तरह क्या है, मेबेन हम लोग क्यों यूज करते हैं, याद है ना, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी के लिए करते थे ना, कि डिपेंडेंसी सारा हम लोग क्या करें, डिपेंडेंसी सारा वो डाउनलोड कर ले, और उसके बाद हम लोग अपने कोड को इजीली चला सके। मैबन एक और काम करता है, मैबन क्या करता है, जार फाइल भी बनाता है। यहाँ पे आपने देखा ना ये जार, आप यहाँ पे देखो ना ये जार फाइल, ये देखो, ये सब है ना जार फाइल, डॉट जार। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट जब कैसे चलेगा सर्वर पे, यहाँ पे भी डॉट जार फाइल करके चलेगा ना। अभी जैसे ये वेबसाइट चल रहा है, तो ये हाँ। कहाँ पे चल रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया था। देखो, अगर कभी भी अगर कुछ डाउट रहे ना, तो चैट जीपीटी का भी हेल्प ले लिया करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया था कि वो कोड को उठाया, और मैंने बोला भाई, सी सी में जैसे करते हैं क्या, यहाँ पे वर्टिकल लाइन होता है, तो उसने बताया हाँ होता है, बस वही उठा के मैंने पेस्ट कर दिया उस चीज़ को। तो चैट जीपीटी का भी हेल्प ले लिया करना। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब हम लोग को ये फिनो ऐप है, अब फिनो ऐप में ये जो चल रहा है, जैसे यहाँ पे व्यू मोर पे कर रहे हैं क्लिक, और ये जो ओपन हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये डेटा इतना सारा कहाँ से आया, कहीं से सर्वर से तो आया होगा। ठीक है, तो ये किसी सर्वर पे चल रहा है ना, एक ही सर्वर पे चल रहा है, AWS पे चल रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा 5 मिनट में लेता हूँ, और 5 मिनट और, हम्म, ठीक है, AWS,
ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अच्छा देखो, AWS क्या है? AWS है क्या, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। AWS एक अपना क्या है, क्लाउड क्लाउड सर्वर है, जहाँ पे हम लोग का जो जितना अभी जैसे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, नहीं तो कोडिंग करने के बाद जब हम लोग का सॉफ्टवेयर चलने लायक हो जाएगा तो फिर कहाँ पे चलेगा? कहीं पे तो चलेगा। तो जहाँ पे वो चलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वर बोलेंगे। तो हम लोग का क्या करता है ये, AWS हम लोग को एक क्लाउड सर्वर दे देता है कि आप अपना कोड कहाँ पे चलाओ, क्लाउड पे चलाओ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो मे भी समझ आए। उम, 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 ठीक है। क्या लिखा है ये? 5 है, 5ZWX3S। ठीक है। ठीक है, पासवर्ड बोल रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक बार देख लो, नहीं तो फिर सस्पेंस में ही जियोगे ना कि क्यों बना रहे हैं, क्यों चल रहा है। ठीक है, ये देखो मेरा AWS लॉगिन हो गया। अब मेरा यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है। यहाँ पे एक सर्वर मेरा चल रहा है, ठीक है। देखो ये चल रहा ना सर्वर, एक रनिंग दिखा रहा ना, लिखा है रनिंग। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हम लोग को SSH से करना है। तो ये क्या करना है मुझे, इसको करना है कॉपी, और AWS में चलते हैं। ठीक है, देखो ये सर्वर खुल गया। ठीक है, अब देखो ये मेरा उबंटू का सर्वर था। अब यहाँ पे, अब देखो, अरे टाइप क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा लैग कर रहा है। थोड़ा सा लैग कर रहा है ये तो। ठीक है, अब चलने लगा। थोड़ा सा वो, देखो ये क्या है ना कि इंटरनेट पे चलता है, डिपेंड है ना। अब मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सा एक दो चार लाइन ही वो लिख रहा है कमांड।
अब यहाँ पे क्या है ना, ये वाला जो हम लोग का वेबसाइट जो हम लोग ने ओपन किया था क्रोम में, ये वाला कौन सा फिनो ऐप, ये वहीं पे चल रहा है उसी सर्वर पे। अब जैसे मान लो आपने क्या करोगे, आप अब ये कैसे, ये डेटा कैसे ला रहा है, ये डेटा ला रहा है एपीआई के थ्रू, ठीक है। ये सब डेटा कैसे आ रहा है, एपीआई के थ्रू आ रहा है। ये वाला जो डेटा आया कैसे आया, एपीआई के थ्रू आ रहा है। जैसे होम पे गए, मान लो अगर किसी और पे, अरे इतना ही स्लो कैसे चल रहा है यार। हाँ, स्लो तो नहीं चलना चाहिए। देखो एपीआई हम लोग बनाना सीख रहे हैं ना, तो इसलिए ही हम लोग सीख रहे हैं कि भाई हम लोग एपीआई तो बनाना सीख लेंगे, लेकिन करेंगे क्या बना के। तो करना क्या है, मैं वो दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आप जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप एक बना नहीं पाओगे। तब तक आप कैसे, जब आप बना नहीं पाओगे तो एक वेबसाइट नहीं बन पाएगा कंप्लीट। थोड़ा सा इंटरनेट इसका स्लो चल रहा है, अभी वो सही हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट मैं बताना ही चाह रहा था कि एपीआई पे, एपीआई इसका सारा कॉल हो रहा है बैकएंड में, तो हम लोग एपीआई बनाना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। छोड़ो ये, अभी जब चलेगा तो दिखा दूंगा मैं, अभी रहने देते हैं। तो एक चीज समझ आया कि एक तो एक्सएमएल बेस रहता है और एक कैसा रहता है, एनोटेशन बेस रहता है, नहीं। तो एनोटेशन बेस में क्या है कि उसको उसको करना आसान है एक्सएमएल बेस के द्वारा। मतलब एक्सएमएल जो है उस उससे आसान क्या है, एनोटेशन है। एनोटेशन में आपको बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा आप एक एनोटेशन लगाओ और वो सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देगा, स्प्रिंग बूट ऑटोमेट कर देगा। वो स्कैन कर लेगा वो सारी चीजें। आपको बस अपना सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अभी जैसे देखो हम लोग को ये कितना प्रॉब्लम हुआ है एक्सएमएल में, देखा कितना टाइम लगा हम लोग को, 45 मिनट लग गया था, है कि नहीं। लेकिन अब बूट में क्या होगा, बूट में हर एक चीज क्या है, हाँ। इजी है करना। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब जैसे इसमें क्या था, एक चीज मैंने क्या बताया कि स्प्रिंग बूट में एक चीज क्या है कि जो आपका सर्वर है, कौन सा सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है जो, इसको वेब सर्वर बोलते हैं। अच्छा एक चीज थोड़ा सा आर्किटेक्चर बता देता हूँ, ठीक है। 3 टियर सर्वर आर्किटेक्चर, ये इंटरव्यू में पूछ लेंगे सब। डायग्राम, इमेज पे आ जाते हैं। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये अपना प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरा क्लाइंट एक किसको रिक्वेस्ट करेगा, मेरा सर्वर को करेगा, वेब सर्वर को। पहले क्या आएगा, वेब सर्वर आएगा, ठीक है। तो वेब वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर पे मेरा जितना स्टैटिक पेज रहेगा, स्टैटिक पेज का मतलब जो मेरा एच टी एम एल का जो क्या रहेगा, कोड रहेगा। जैसे मेरा ये किस पे चल रहा है, ये सारा कोड एच टी एम एल और जैसे जावा स्क्रिप्ट पे चल रहा है कि नहीं। तो सारा कोड किस पे आएगा, वेब सर्वर पे पहले आएगा रिक्वेस्ट। तो वेब सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और कहेगा कि क्या मांगा है। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, फिनवन फिनो ऐप डॉट कॉम स्लैश न्यूज। अब वो कह रहा है कि न्यूज वाला जो है ना पेज वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे आप जैसे हिट किए, यहाँ से रिक्वेस्ट गया सर्वर को। अब जैसे यहाँ पे जब सर्वर को हिट आया तो वेब सर्वर, और वेब सर्वर के पास जो पेज रहेगा वो दे देगा, नहीं रहेगा तो बोलेगा नॉट फाउंड, 404 फाउंड। अब जैसे यहाँ पे होम पेज खुल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, ये वाला पेज दे दो, ठीक है। तो अगर इसको हैंडल नहीं किया होगा तो सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे एरर देगा, कहेगा कि ये वाला पेज तो है ही नहीं।
हेलो। हाँ सर। हो गए ज्वाइन? सर अभी तक रुतुजा नहीं हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ गई। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब मेरा यहाँ पे वेब सर्वर के बाद क्या आता है, ऐप सर्वर रहता है। ऐप सर्वर क्या करता है, जहां पे मेरा जावा कोड चलेगा, ठीक है। जहां पे मेरा जावा का कोड चलेगा, ये वेब सर्वर पे क्या रहेगा, वेब सर्वर पे मेरा क्या रहेगा कि स्टैटिक स्टैटिक जो मेरा पेज रहेंगे। जैसे स्टैटिक पेज में क्या क्या आ गया, जैसे एच टी एम एल आ गया, ये सब कहाँ पर रहेगा, एच टी एम एल सी एस एस, ये सब कहाँ पे रहेंगे, मेरे वेब सर्वर पे रहेंगे, ठीक है। और जो मेरा जावा का कोड चलेगा बैकएंड में वाला, वो कहाँ पे चलेगा, ऐप सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर पे। और एप्लीकेशन सर्वर हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, टॉम कैट। कौन सा यूज कर रहे हैं, टॉम कैट। बहुत सारा है कंपनी में, बहुत सारा चलता है, जैसे वेबलॉजिक चलता है, टॉम कैट चलता है, जेबॉस चलता है। तो अभी स्प्रिंग बूट हम लोग को डिफॉल्ट सर्वर कौन सा देता है, टॉम कैट का। कहता है कि आप एक काम करो, आप सर्वर वर्वर डाउनलोड करना वो सब छोड़ दो, आपको मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप यूज करो और अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया कि सर्वर मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, अपने स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज करना है, और उसमें ऑलरेडी क्या रहेगा, टॉमकैट सर्वर रहेगा, और मैं एपीआई बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब अब उसके बाद हाँ सर। ऐप सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस पे जाएगा। अब डेटाबेस में मैंने बताया था आप लोग को, माई एसक्यूएल रहता है, ओरेकल रहता है, बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो वो क्या करेगा, डेटा वहां पे स्टोर रहेगा, वहां से डेटा लेके आएगा और आपको दे देगा। अब जैसे ऐप सर्वर है, जैसे ऐसे रहता है आर्किटेक्चर उसका, ऐसे रहता है। पहले देखो, पहले तो रहेगा क्लाइंट। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किसको, वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर किसको रिक्वेस्ट करेगा, ऐप सर्वर को, ठीक है। और ऐप सर्वर क्या करेगा, लॉजिक जो भी लिखा रहेगा वो डीबी से क्या करेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा, ठीक है। अब अब मेरा अब मेरा यहाँ पे क्या है कि आप जब ना यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वेस्ट जब जाता है सर्वर के पास, कोई तो रिक्वेस्ट जा रहा होगा ना, आपने डाला होगा कोई यूआरएल स्लैश होम पेज दे दो, है कि नहीं। तो ये होम पेज जो मेरा कहीं पे वेब सर्वर पे रहेगा तभी तो वो देगा स्लैश होम पेज, और नहीं रहेगा तो वो देगा आपको 404 एरर कि पेज नॉट फाउंड करके। अब मान लो उस पेज, अब जो पेज है उस पेज में मान लो एक आपने लॉगिन लॉगिन बनाया था, लॉगिन का, कि आप यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालो, और उसके बाद ये क्या करेगा, अब आपका ये वेब सर्वर तो आपको पेज दिखाएगा, लेकिन आप जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, इसका जावा का कोड लिखा रहेगा, ऐप सर्वर पे चलेगा, और वो क्या करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आप डेटाबेस से लेके आओ जो यूजर नेम है, और ये वाला यूजर नेम जो आ रहा है उसको चेक करो, दोनों सही है, और पासवर्ड देख लो दोनों सही है, जो क्लाइंट वाला है और जो मेरा डेटाबेस में रखा है पासवर्ड, अगर सही है तब जाके उसको क्या करने दो, लॉगिन करने दो, ठीक है। तो इतना सब हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये सब जो हुआ ना, हम लोग क्या करते हैं, एपीआई बना लेते हैं। एपीआई जब बना लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को डेटा एक्सट्रैक्ट करने में इजी होता है। अब एपीआई बनाते क्यों है, जैसे एक चीज समझो कि अगर मान लो एक मेरा पेटीएम पेटीएम का ऐप है, पेटीएम का ऐप है, और आप ये क्या कर रहे हो, यूपीए वाला आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट कर रहे हो तो, लेकिन मेरा अकाउंट किस में है, कोटक महिंद्रा में है, ठीक है। मान लो मेरा अकाउंट का है कोटक महिंद्रा में है। अब लेकिन जो मेरा कोटक महिंद्रा ये बना है जावा पे, और पेटीएम बना है पाइथन पे। तो जावा तो जावा जो है अब पेटीएम को नहीं समझ आएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो कोड लिखा है पाइथन पे लिखा है। तो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, एक दूसरे से ये लोग बात कैसे करेंगे, डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे। अगर मान लो इसने बोला, अगर पेटीएम पे आपने डाला 10 रुपया, तो 10 रुपया किस यूजर के, मतलब किस अकाउंट होल्डर के में जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा। अकाउंट अकाउंट तो चेक करेगा ना पहले कि वो अकाउंट है कि नहीं है कि नहीं। जिस
जिसको आप भेजना चाह रहे हो उसी को जा रहा है। तो ये पेटीएम क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कोटक महिंद्रा को कि ये 10 रुपये का पेमेंट इस ये वाले अकाउंट नंबर में डाल दो। लेकिन इसको तो इंग्लिश हिंदी तो समझ ही नहीं आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं समझ पाएगा, ये पाइथन में है, जावा में है। तो ये कैसे समझेगा, ये कैसे समझेगा, एपीआई के थ्रू समझेगा। कैसे समझेगा, एपीआई के थ्रू समझेगा। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें क्या रहता है, हाँ। अब हम लोग एपीआई बनाएंगे तो एपीआई दो तरीके से बनाता है। एक तो रहता है एक रेस्ट एपीआई रहता है, और एक होता है सोप एपीआई। सोप एपीआई जो अपना, अब अब एक किस पे बात कर रहे हैं ना, कि अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं कि एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से कैसे कम्युनिकेट करता है, बात कैसे करता है, कैसे डेटा एक्सचेंज करता है। तो दो तरीके से कर सकता है, एक एक तरीका है रेस्ट और एक तरीका है सोप। अब रेस्ट में क्या होता है ना कि आप जो भी डेटा रखोगे इसे जेसन में रखा जाता है। ऐसे जेसन, अब ऐसे की और पेयर में लिखा जाता है, ऐसे की और वैल्यू, ऐसे की लिखा जाएगा इसका, और इसके वैल्यू लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। इसका की डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, और देखो स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा तो ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी रखेंगे, और कॉमा सेपरेटेड रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो की हो गया, और उसके बाद मान लो इसका कुछ मैसेज है, तो मैसेज किस में है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग, और ये मान लो स्ट्रिंग में कुछ होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर मान लो दो ही एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, दो ही फील्ड हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा। एक और है तो फिर कमा दे के फिर नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। अब सोप क्या है, तो सोप वही है, सोप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सएमएल बेस रहता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन, वही चीज है यहाँ पे भी। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तो ऐसे रहेगा स्टूडेंट नेम, मान लो कुछ है, अमन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। ये एक्सएमएल बेस हो गया, ये एक्सएमएल बेस हो गया अपना। मान लो उसका क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस है, तो एड्रेस हो गया। एड्रेस मान लो कुछ भी, एक मुंबई ले लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये दो दो हो गए ना, तो ऐसे अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको सोप बोलेंगे। सोप एपीआई है, और एक ऐसा एपीआई है रेस्ट एपीआई है। ठीक है। अब रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जेसन में, ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट में बस जेसन में ही रहेगा, एक्सएमएल को भी यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें एक्सएमएल भी यूज हो सकता है। और सोप में क्या होगा, सोप में हमेशा एक्सएमएल ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रेस्ट एंड सोप एग्जांपल, तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा कैसा रहता है। अब जैसे देखो ये अपना क्या है, एक्सएमएल बेस है ना, ये एक्सएमएल बेस था। अब जैसे देखो ठीक है, इंटरनेट बहुत स्लो है। सोप एंड रेस्ट एग्जांपल। देखो ये हुआ ना, सॉरी, ये अपना कैसा है देखो, देखो ये कैसा है, जेसन है ना, इसको जेसन बोलेंगे। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एनोटेशन करके है ये।
ठीक है, और अपना एक्सएमएल कैसा रहेगा? एक्सएमएल तो आपको बताया ही, एक्सएमएल देख लो यहाँ पे, एक्सएमएल था, देखो ये एक्सएमएल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आज क्या सीखेंगे? रेस्ट एपीआई बनाना सीखेंगे। स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं। तो एसटीएस आप लोग ओपन कर लेना। और एक चीज और, आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल है आप लोग में? हाँ सर है। ठीक है, ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आप लोग को, पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा विंडो के लिए। इंस्टॉल करने का सिंपल वही प्रोसेस है जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर करते हो। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लो। थोड़ा सा ये मेरा ब्राउजर वो चल नहीं रहा है सही से। डाउनलोड पोस्टमैन, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा आप लोग, पोस्टमैन, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, विंडो के लिए करना है तो विंडो के लिए कर लीजिएगा। अभी मेरे पास है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है बस। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ना, जैसे देखो मेरे पास है पोस्टमैन। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरफेस ओपन होगा, तो साइन अप के लिए पूछेगा, साइन अप करना है तो कर लीजिए, वरना एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री अकाउंट। मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, अपना एक अकाउंट ओपन करना है तो कर लीजिए, वरना वैसे ही यूज करिए। ठीक है, बेसिक डिटेल मांगता है आपका वो, जैसे आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो करके लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक समझ आया ना क्या क्या इंस्टॉल करना है? तो दो चीज़ करना है, पहले पोस्टमैन करना है इंस्टॉल। क्या क्या करना है आपको? अब एपीआई बनाना सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही आज हम लोग का टॉपिक है। तो सबसे पहले पोस्टमैन हम लोग को इंस्टॉल करना है, माई एसक्यूएल करना है। ठीक है, और एसटीएस तो रहना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, इतना तीन चीज तो रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके रेस्ट एपीआई बनेगा। अब जैसे देखो ना, रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हम लोग वो जेसन वाला सीख रहे हैं। ठीक है, कौन सा सीख रहे हैं? जेसन। अब हम लोग को क्या करना है ना, उसमें ना कुछ उसका मेथड है, कुछ उसके ना मेथड हैं। तो जैसे देखो, पहला मेथड है रेस्ट के लिए, रेस्ट के लिए कुछ मेथड हैं, तो वो हम लोग को यूज करना है। जैसे एक मेथड आता है गेट मेथड। ठीक है, फिर होता है पोस्ट, पुट, डिलीट। तो जैसे गेट, गेट किसके लिए यूज हो रहा है, ऐसे नाम से ही पता चला नहीं, गेट मतलब कुछ लेना होगा मतलब। तो अगर आपको ना पूरा डेटा, मतलब कुछ डेटा आपको चाहिए सर्वर से, या फिर आप बोल रहे हो कि मुझे होम पेज दे दो, ठीक है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? गेट मेथड। कौन सा यूज करना है? गेट मेथड। तो जैसे कैसे यूज करना है, जैसे मान लो ऐसे आप लिखते हो ना, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, मान लो आपने लिखा फेसबुक, फेसबुक स्लैश होम पेज, ये कौन सा मेथड कॉल हुआ आपका? गेट मेथड। ठीक है, और पोस्ट मेथड में क्या होता है, जब क्रिएट करना है, क्रिएट मतलब कुछ आपको डेटा पास करना होगा, मतलब आपको कुछ डेटा देना है। मतलब यूजर क्या करेगा, यूजर क्लाइंट, यूजर से अच्छा हम लोग यहाँ क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा, और उसके बेस पे क्या है, कुछ आउटपुट आए, रिजल्ट आए कुछ, तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोस्ट। पुट में क्या करेंगे, जब अपडेट करना होगा आपको, जब मान लो कुछ, जैसे आप अभी एक लाइव एग्जांपल समझेंगे, अपडेट करना है मान लो रिकॉर्ड को,
रिकॉर्ड या फिर डेटा बोल सकते हैं, डेटा को अपडेट करना है आपको। और डिलीट का मतलब जब कुछ डिलीट करना है आपको, समझ आ रहा है ना? हाँ। हाँ, तो अब देखो, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक स्कूल का, स्टूडेंट का वेबसाइट है स्कूल का, जो स्टूडेंट का डेटा मैनेज करता है। तो अगर मान लो मुझे सारे स्टूडेंट देखने हैं, मेरे मतलब कितने स्टूडेंट हैं मेरे स्कूल में, तो मैं सॉफ्टवेयर में तो रखूंगा ना कि कितने सारे सारे स्टूडेंट है, तो मैं उसका एपीआई बना के रखूंगा, गेट गेट स्टूडेंट। तो गेट स्टूडेंट अगर जब मैं कॉल करूंगा तो सारे स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास। करेक्ट ना? और मेरा मान लो एक डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना, अगर मान लो मुझे एंट्री करना पड़ेगा, एक नया स्टूडेंट आया और उसका क्या करना है, डेटा एंट्री करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कौन सा मेथड यूज करूंगा, पोस्ट। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा ना कि उस स्टूडेंट का क्या है, आईडी है, रोल नंबर होगा, आईडी होगा, नेम होगा, जो जो डेटा हम लोग देना चाह रहे हैं सर्वर में, हम लोग देंगे और वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड क्या कर देगा, वो आपके डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ठीक है? अब इसी तरह अपडेट, मान लो अपडेट करना हो, किसी ने बोला कि सर मेरा तो नाम का स्पेलिंग गलत है, तो आप अपडेट तो करोगे किस, तो अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, पुट। कौन सा मेथड यूज करोगे, पुट। और उसमें क्या अपडेट करना है, मान लो स्टूडेंट का नाम, तो आप नाम दोगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, और उसको क्या करोगे आप, डीबी, उसको अपडेट करके काम करके, और डीबी में क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे, ट्रांजेक्शन कर दोगे उस पर, डीबी में ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दोगे उसका, जो भी ट्रांजेक्शन होगा। समझ आ रहा है? और डिलीट के लिए क्या करेंगे हम यस लोग, डिलीट के लिए क्या करेंगे कि जब मान लो मुझे कुछ एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, मान लो कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया, मान लो अमन नाम, जो अजय नाम का स्टूडेंट है वो छोड़ के चला गया, तो उसका क्या करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है मुझे, नहीं रखना है, वो स्टूडेंट चला गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिलीट चलाऊंगा, डिलीट के लिए डिलीट मेथड चलाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, यूआरएल चलाऊंगा। तो यूआरएल कुछ मैं बना दूंगा, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट करके, जो भी होगा। ठीक है? और वो क्या करेगा, डीबी में से क्या करेगा, वो परमानेंट क्या करेगा, डेटा परमानेंट क्या करेगा, वो डेटा डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, परमानेंट रिमूव कर देगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो समझ आ रहा ना थोड़ा बहुत? तो ठीक है, अब ना हम लोग एपीआई बनाते हैं, हाँ। पहले एसटीएस ओपन करते हैं, फिर मैं थोड़ा बहुत साइड बाय साइड बताता रहूंगा, क्योंकि ये पहले आज ये बना के देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग से बन नहीं पाएगा वो चीजें। तो सबसे पहले एसटीएस ओपन करना है आप लोग को। ठीक है, ओपन करना है एसटीएस। 45 मिनट तो हम लोग का उधर ही चला गया, है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नहीं तो अब तक हम लोग एपीआई बनाना सीख लिए होते हैं। कोई नहीं, करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आना है न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू पे जाएंगे और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे बेसिक डिटेल आएगा, वही कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है? जावा का वर्जन कौन सा चूज करना है, 17 में कर ले रहा हूँ। कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, इतने सारे लैंग्वेज आते हैं, कोटलिन, ग्रूबी, ये जावा पे हम लोग बना रहे हैं, जावा पे कर रहे हैं ना, तो बेसिक डिटेल भरना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग बना रहे हैं, एक किसका बना रहे हैं, स्टूडेंट एपीआई बना रहे हैं। ठीक है? स्टूडेंट का एपीआई हम लोग क्या बना रहे हैं ना, सिंपल से समझो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड को रखना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, और क्या करना है, गेट करना है। ठीक है? ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग ये बता दे रहे हैं ना, तो अब प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है? बाकी सब देख लो, यूआरएल ठीक है, ओके, ग्रुप आईडी ठीक है, पैकेज नेम देख लो, यही रखना है मुझे, नेक्स्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना, अब हम लोग कौन सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्प्रिंग वेब। क्या सर्च करना है, स्प्रिंग वेब। यहाँ पे देखो मेरा पहले से ही है, तो मैं क्योंकि आप लोग जब पहली बार बनाओगे तो ये सब आएगा नहीं,
तो आपको क्या करना है, सर्च करना पड़ेगा अवेलेबल में। तो स्प्रिंग वेब ऐसे टिक कर लो, लग गया एक टिक। देखो इधर जो सेलेक्ट करोगे इधर आ जाएगा। दूसरा चीज हम लोग को क्या लेना है, डेटाबेस लेना है। क्या लेना है, डेटाबेस का कनेक्टर लेना है। माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल ड्राइवर, ड्राइवर लेना है। तीसरा चीज क्या लेना है, स्प्रिंग डेटा जेपीए लेना है। ठीक है, तीन चीज सेलेक्ट करना है, दिख रहा ना। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा वर्जन स्प्रिंग बूट का लेना है आपको। मैं 4 पे ही रहने देता हूँ अभी। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तब तक हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट तब तक समझते हैं। अब देखो, अब एक चीज तो समझ आ गया कि अगर हम लोग को रेस्ट एपीआई बनाना है तो दो चीजें यूज हो रहा है। एक तो हो रहा है मेथड, और एक चीज हो रहा है यूआरएल, कि कौन सा यूआरएल से हम लोग को उसको क्या करना है, फेच करना है। नहीं, तो अब देखो यूआरएल में भी ना, यूआरएल में भी दो चीज आते हैं। यूआरएल के अंदर भी दो चीज, यूआरएल बनता कैसे है, यूआरएल बनता कैसे है, यूआरएल बनता है एक बेस यूआरएल और प्लस एक उसका क्या रहेगा, यूआरआई रहेगा। ठीक है। अब देखो बेस यूआरएल क्या रहता है, जैसे मान लो बेस यूआरएल क्या रहेगा मेरा, जैसे मान लो मेरा बेस यूआरएल मतलब ये रहेगा, मैंने डिसाइड किया कि मेरा कंपनी है फिनो, तो फिनो ऐप डॉट कॉम ऐसे खुलेगा। और स्लैश यूआरआई का मतलब मैंने लगा कि कैसे मैं सर्च करूंगा, तो मान लो मुझे सर्च करना होम पेज, तो होम लिखूंगा। अगर मान लो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या करना है, इंसर्ट करना है, फिनो ऐप डॉट कॉम स्लैश क्या करना है, गेट स्टूडेंट करना है, तो गेट स्टूडेंट ऐसे बनाऊंगा। ठीक है। अगर मान लो मुझे इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, तब कैसे बनाऊंगा, फिनो ऐप डॉट कॉम स्लैश क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट के नाम से बना देता हूँ, इंसर्ट स्टूडेंट। आप जो नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। और यहाँ पे मेथड क्या यूज होगा, तो यहाँ पे मान लो मुझे गेट करना है तो गेट मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो कौन सा करेंगे, मतलब क्रिएट करना है। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया था, क्रिएट का मतलब मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, मुझे एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करना था, इंसर्ट करना है। ठीक है, एक रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे क्या करना था, इंसर्ट करना था। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, पोस्ट। अपडेट करना होगा तब, तो मैं अपडेट नाम का बना लूंगा। अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुट। करेक्ट ना। और यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ उसका एक बेस यूआरएल। यहाँ पे एक बेस, ऐसा नहीं है कि यही बनाना, आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। स्लैश अपडेट। डिलीट के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, डिलीट लिखेंगे। डिलीट के लिए क्या लिखेंगे, फिनो ऐप डॉट कॉम स्लैश डिलीट स्टूडेंट। चाहे जो भी करना हो डिलीट ऐसे लिख लो। तो ऐसे मतलब आपको ये समझ आया ना कि हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए बताना पड़ेगा, और एक यूआरएल बताना पड़ेगा कि कौन सा यूआरएल हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। करेक्ट ना। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो यहाँ पे हम लोग का ये एपीआई स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर देख हाँ लो। ठीक। अब ये रेस्ट एपीआई है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो पॉम डॉट एक्सएमएल है। पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन करते हैं। अब देखो पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐसे है, इतने सारे डिपेंडेंसी हम लोगों ने क्या क्या लगाया था, देखो ऊपर से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दिया वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट एपीआई करके। ठीक है। और ये ग्रुप आईडी हम लोग ने जो दिया था, आर्टिफैक्ट आईडी जो हम लोग ने वहाँ पे लिखा था वो सब है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ नीचे। अब देखो यहाँ पे जावा का वर्जन दिखा रहा है कि जावा का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। जावा का वर्जन यहाँ पे हम लोग 17 यूज कर रहे हैं, तो ये कोड किस में बनेगा, 17 में। और जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो इसका कंपाइल वाला जो कोड भी रहेगा किस में रहेगा, जावा 17 का। तो जावा 17 में जो जो मेथड फंक्शन जो नहीं सपोर्ट करेंगे वो आप यूज करोगे तो एरर आएगा। ठीक है।
अब ये है डिपेंडेंसी टैग, इसी के अंदर हम लोग को जो भी डिपेंडेंसी ऐड करना है ऐड करेंगे। अब जैसे देखो हम लोगों ने क्या क्या लगाया है, एक डेटा जेपीए लगाया था, अभी मैं बताता हूँ किसके लिए यूज करते हैं। वेब एमबीसी, अब वेब एमबीसी में थोड़ा सा मैं बताता हूँ एमबीसी क्या होता है। और हम लोगों ने क्या लगाया, माई एसक्यूएल कनेक्टर लगाया है, ठीक है, और एक टेस्ट के लिए लगाया था जेपीए टेस्ट। और ठीक है, ये भी टेस्ट वाला अपने आप लगाया, ठीक है, वो अपने लगा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अब एक थोड़ा सा ना, एक और थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एमबीसी क्या होता है। एमबीसी का मतलब क्या होता है, एमबीसी सुनी होगा ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा एक बात बताओ, जब आप होटल में जाते हो खाना लेने, तो कैसे हम लोग, कैसे होता है वहां पे, एक वेटर आता है कि नहीं, वेटर आता है Yes, आपसे, sir. आपसे क्या लेता है, आपसे बेसिक डिटेल लेता है कि सर आपको क्या खाना है, मीनू कार्ड देता है। और वो मीनू कार्ड पे आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। और ऑर्डर करते हो तो वो क्या करता है, कहाँ पे जाता है, किचन में जाता है, और किचन में बोलता है कि मेरा जो भी कस्टमर है उसको ये खाना है। अब वो कस्टमर क्या करेगा, वो सिंपल स्टोर से जो भी आप खाना होगा वो लाएगा स्टोर से, और उसको क्या करेगा, फिर बनाएगा, है कि नहीं, कुक करेगा उसको। और जब वो कुक कर देगा, फिर उस वो क्या करेगा, वेटर को देगा, और वेटर क्या करेगा, वेटर क्या करेगा, अपने कस्टमर को क्या करेगा, सर्व कर देगा। इसी तरह चलता है ना, कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर देता है वेटर को कि मुझे ये खाना है, वेटर क्या करता है, किचन में जाएगा, स्टोर में वो जो जो चीज़ें होंगी उससे मिला के वो खाना बनाएगा, फिर वो वेटर के पास आएगा, वेटर क्या करेगा, बना के दे देगा। ऐसा ही होता है ना। तो देखो इसी तरह अपना ये जो आर्किटेक्चर चलता है ऐसे ही चलता है। पहले हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि देखो यहाँ पे क्या था कि ये अभी हम लोग ने जो पढ़ा आर्किटेक्चर पढ़ा कैसे होता है, पहले क्लाइंट आता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मान लो यूट्यूब, आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब खोलते हो तो आप वहाँ पे सर्च करते हो अरिजीत सिंह सॉन्ग। तो जैसे सर्च करते हो तो आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो ना यूट्यूब से कि ये वाला गाना तो भाई दो मुझे। अब वो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट किया तो उसका क्या आएगा, पहला कौन सा लेयर आता है, पहला लेयर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर आता है। यहाँ पे क्या करेगा क्लाइंट, प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो इससे पहले प्रेजेंटेशन लेयर के पास ही क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन लेयर को ही कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोलर करके रहेगा एक, जो सबको कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, यही प्रेजेंटेशन लेयर का काम करेगा। और इसके बाद ये क्या करेगा, ये वाला रिक्वेस्ट लेके ये देगा सर्विस लेयर को। अब सर्विस लेयर में क्या होगा, लॉजिक लिखा रहेगा, आपका बिजनेस लॉजिक लिखा रहेगा, जो भी कोड रहेगा बिजनेस लॉजिक लिखा रहेगा। और बिजनेस लॉजिक लिखने के बाद अब आप क्या करोगे कि उसमें आपको डेटा का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसके लिए क्या आएगा, डाउ लेयर आएगा। क्या आएगा, डाउ लेयर। डाउ लेयर को ही रेपो भी बोलते हैं, रेपो मतलब रेपोजिटरी, रेपो, ठीक है, रेपोजिटरी। और ये क्या करेगा, ये किससे कनेक्ट करेगा, डेटाबेस से। किसे करेगा, डेटाबेस से डेटा देगा आपको। समझ आया। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, कंट्रोलर के पास, मतलब हाँ, वेटर, वेटर ही क्या है, कंट्रोलर है। ये क्या करेगा, इसके पास रिक्वेस्ट आएगा, और ये किसके पास जाएगा, सर्विस लेयर के पास। और सर्विस लेयर में लिखा रहेगा बिजनेस लॉजिक। जो भी आप मान लो आपने बोला कि दो मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड तभी डिलीट करो जिसका नाम अमन हो, तो ये कोड कहाँ पे लिखा रहेगा, सर्विस लॉजिक में, मतलब सर्विस लेयर में बिजनेस लॉजिक वहां पे लिखा रहेगा। और फिर आपको डेटा चाहिए, तो वो डेटा तो कहीं रखा रहेगा, तो डेटा रखा है डेटाबेस में, लेकिन आपको तो डेटाबेस का लैंग्वेज आता ही नहीं है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो वहां पे आपको कौन सा एक लेयर आएगा, रेपो। और ये रेपो कहेगा कि कोई बात नहीं है, आपको नहीं आता है, आप इस मेरे लेयर पे आइए, मैं आपको डेटा दे देता हूँ, आप अपना काम करिए। ये डेटाबेस से डेटा लेगा और आपको देगा, आप इस पे काम करोगे। अगर आपको फिर से डेटा रखना है तो आप इन अपडेट मतलब उसका कमिट मार दोगे, नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल से अपना काम करके कंट्रोलर को उसका क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिखा दोगे। तो ऐसे एपीआई चलता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर में क्या रहेगा, कंट्रोलर रहेगा। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगा, फिर उसके बाद कंट्रोलर किससे बात करेगा, कंट्रोलर को कुछ भी चाहिए तो किससे बात करेगा, सर्विस लेयर। सर्विस लेयर को किसी चीज़ की चाहिए तो किससे बात करेगा, डेटाबेस, सॉरी सर्विस लेयर किससे बात करेगा, डाओ से।
और डाउन लेयर किससे बात करेगा, डेटाबेस से। ठीक है, तो ये आपका ये फ्लो कर रहा है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मतलब अब क्या हुआ, मॉडल मतलब हुआ डेटा। यही जो आपको डेटा जो चाहिए ना, जो डेटा आपको चाहिए वही आप कहाँ से ला रहे हो, डेटाबेस से ला रहे हो ना, डेटा जहाँ से चाहिए। और कंट्रोलर मतलब ये आप जो अभी हम लोगों ने बात किया वेटर का एग्जांपल, वही कंट्रोलर है। और व्यू का मतलब आपको तो क्लाइंट को दिखाना भी होगा ना कुछ प्रेजेंटेशन ले, आप ऐसे तो दोगे नहीं कि उसको एकदम घटिया दिखे। जैसे मान लो खाना वाना खाने गए होटल में, तो ऐसे ही ला के दे देता है कि लो एक काम करो, प्लेट है इसी में फेंक के ऐसे दे देगा। उसको अच्छे से सजा वजा के लाता है ना कि सर ये लीजिए, तब तो कस्टमर खुश होगा, तब तो उसको टिप देगा वेटर को। तो इसी तरह व्यू में क्या रहेगा, व्यू के अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कस्टमर को, तो रहता है यहाँ पे व्यू पे अक्सर HTML कोड रहते हैं, HTML JSP पेज रहते हैं, ये सारे लिखा जाता है। JSP के अंदर भी बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। HTML के अंदर जो आप देख रहे हो ना, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, आप इसमें भी बना सकते हो। जावा के अंदर ही आप यूज कर सकते हो HTML CSS JSP सब ये यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे हो, व्यू की जगह पे आप क्या यूज करना चाह रहे हो, दूसरा कोई आप एंगुलर यूज करना चाह रहे हो तो एंगुलर यूज कर लो। तो एंगुलर यूज कर लिया, कंट्रोलर तो रहेगा ही रहेगा, कंट्रोलर के पास आएगा और कंट्रोलर सर्विस लेयर पे, और डेटा रेपो पे आएगा, और डेटा रेपो में क्या होगा कि वो डेटाबेस से डेटा निकालेगा और उसको दे देगा। ठीक है, अब पहला एपीआई बनाया जाए। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब डिपेंडेंसी निकाल देता हूँ। जैसे मुझे अभी कंट्रोल एक्स करके हम लोग कहीं पर रख लेते हैं, माई एसक्यूएल का अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले सिंपल एक वेब एप्लीकेशन बनाए तब तो आइडिया लगेगा कि सॉरी पहले एक एपीआई बनाए तो तब तो आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। देखो मैं बस डिपेंडेंसी टैग ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये देख लो, अभी मैंने ऐसे रखा है, बाद में उसको सही कर देंगे, बस अभी के लिए ऐसा रखा है। और एक बार हम लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। एक बार मैं स्टॉप करके ना फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी रहेगा वो।